इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास केवल सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास एक शिक्षक है जो आपको ये बताता है कि पहले वालों ने जो गलतियां करी है ना, वो आप मत करना, नहीं तो पहले वालों ने जो परिणाम भुगता है वही परिणाम वर्तमान को भी भुगतना पड़ेगा और वही परिणाम भविष्य को भी भुगतना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है और जिसमें आरंभिक दौर में हमास इजराइल पर हावी था। शुरुआत में इजराइल बैकफुट पर आ गया था। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया में सबसे अच्छी एजेंसी में से मानी जाती है, लेकिन मोसाद धरी की धरी रह गई। इजराइल की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन शुरुआती दौर में वो टेक्नोलॉजी भी धरी की धरी रह गई। हालांकि ये बात अलग है कि इजराइल अब हमास को अच्छे से पकड़ पकड़ के बहुत बढ़िया तरीके से ठंडा कर रहा है, लेकिन आखिर क्या कारण था कि शुरुआती दौर में हमास इजराइल पर हावी हो गया, और क्या वो जो कारण है उसी प्रकार के कारण जैसलमेर के लूणकरण भाटी के साथ में भी थे क्या, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई? क्या उसी प्रकार के कारण पृथ्वीराज चौहान के साथ में भी थे क्या, या इसके अलावा जालोर के कानड़देव चौहान, सिवाना के सातलदेव चौहान, रणथंबोर के हमीरदेव चौहान, क्या इनके साथ में भी वो कारणों की कुछ समानता थी क्या? मुझे तो लगता है हां। अगर इजराइल ने इन शासकों का इतिहास ठीक से देखा होता तो मोसाद वो गलती नहीं करता जो उसने अभी की, जिसका परिणाम इजराइल को शुरुआती दौर में भुगतना पड़ा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, पेज की फोटो लगा दूंगा, पेज नंबर 85। वहां से जानकारी है कि कंधार का एक शासक था अमीर अली। अमीर अली को कंधार से भगा दिया गया, पद से हटा दिया गया। अमीर अली जैसलमेर की ओर आया। जैसलमेर में उस समय भाटियों की सत्ता थी, भाटियों का राज था। बात है 1550 ईस्वी की। जैसलमेर के शासक लूणकरण भाटी ने अमीर अली को अपने यहां पर शरण दी, अपना भाई बनाया। लेकिन अमीर अली ने विश्वासघात करके उस पूरे जैसलमेर पर अधिकार करने के लिए लूणकरण भाटी मतलब जैसलमेर रियासत पर हमला कर दिया। पहले विश्वास जीता और विश्वास जीतने के बाद फिर अमीर अली ने लूणकरण भाटी पर हमला कर दिया। किताब में यह लिखा हुआ है कि यहां पर पूरा शाका नहीं हुआ था, यह अर्ध शाका था। मतलब मैं समझाता हूं। राजस्थान में जब युद्ध होते थे और जब यह लगता था कि यह जो विदेशी आक्रांता है यह महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार कर सकता है, तो जो योद्धा होते थे, जो पुरुष होते थे, वो तो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन महिलाओं का क्या? महिलाओं को तो बंदी बना लिया जाएगा, बंदी बनाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी अत्याचार किए जा सकते हैं। अब कुछ कहेंगे प्रूफ दो, प्रूफ देता हूं। एक किताब है लेटर मुगल्स, विलियम इरविन की, पेज नंबर है उसमें 319। उसमें बंदा सिंह बहादुर की कैसे हत्या की गई उसके बारे में बताया हुआ है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बता चुका हूं पहले के वीडियोस में। जून 1716 ईस्वी में दिल्ली का जो मुगल बादशाह था फर्रुखशियर या फर्रुखशियार, उसने बड़ी बेरहमी से बंदा सिंह बहादुर की हत्या करवाई थी। बाद में जैसा उस किताब के उस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, फोटो लगा दूंगा पेज की, उसकी जो पत्नी थी बंदा सिंह बहादुर की, उसको पकड़ के उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। आप ये ट्रेंड अगर देखें राजस्थान की बहुत सारी रियासतों में, जैसे रणथंबोर देखें 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था तो हमीरदेव चौहान और जो योद्धा थे उन्होंने केसरिया किया, मतलब युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन महिलाओं ने जौहर कर लिया था ताकि उस शत्रु के हाथों में ना पड़ जाएं, जिसके कारण उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो सकती है। चित्तौड़ में अगर आप देखेंगे तो 1303 में जो चित्तौड़ का शाका हुआ था, जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किया था, वहां के शासक थे रावल रतन सिंह, तो पद्मिनी ने और बहुत सारी दासियों ने और रानियों ने जौहर कर लिया था ताकि उस शत्रु के हाथ में ना पड़ जाए। 1311 में जालोर का शाका हुआ था, वहां के शासक थे कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान की रानियों और दासियों ने, महिलाओं ने, मतलब जालोर की महिलाओं ने जौहर कर लिया था ताकि अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में ना पड़ जाए। 1308 में जब सिवाना का शाका हुआ था, सिवाना जो वर्तमान में अभी बालोतरा जिले में आता है,
बाड़मेर को तोड़कर एक जिला बनाया बालोतरा, जिसमें बायतू, बालोतरा, सिवाना, सिंहधारी, तो उसी में से अब सिवाना वहां पर आता है। तो वहां के शासक थे 1308 में जो साका हुआ था, वहां के शासक थे सातल देव, जिनको शीतल देव भी लिखा हुआ है कई किताबों में। वहां की महिलाओं ने, सातल देव की जो पत्नी थी मैणा दे, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया ताकि अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में ना पड़ जाए। मैं वापस विषय पर ही आता हूं, मैं लूणकरण भाटी से शुरू कर रहा था इस विषय को। तो जैसा उस सोर्स में लिखा हुआ है कि लूणकरण भाटी ने अपने यहां पर शरण दी, लेकिन शरण देने के बाद विश्वासघात करके जैसलमेर पर अटैक किया, जिसमें लूणकरण भाटी और भी जो योद्धा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि इसमें भाटियों की विजय रही, इसीलिए महिलाओं को यहां पर जौहर नहीं करना पड़ा, नहीं तो यहां पर भी महिलाओं को जौहर करना पड़ता। तो यहां केसरिया की घटना तो हुई, मतलब योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और जीत भी गए, लेकिन जौहर नहीं हुआ, जिसके कारण इसको आधा शाखा कहा गया, अर्ध शाखा कहा गया। अब बहुत सारे व्यूअर ये सोच रहे होंगे इन सब का इजराइल और हमास के बीच से क्या लेना देना है। हमास के मतलब जो गाजा पट्टी के लोग हैं, ये लोकेशन तो हमको पता है, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लगभग 22,145 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। राजस्थान के एरिया में भाग दें तो इसका मतलब राजस्थान में लगभग 17 इजराइल आ जाएं। इतना बड़ा है राजस्थान और इतना छोटा है इजराइल। आप तो राजस्थान को छोड़ो, राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका एरिया 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, उस जैसलमेर में लगभग 1.7, या इसको अगर मैं यूं कहूं अच्छे से समझाने के लिए, तो हमारे जैसलमेर में इजराइल जैसे लगभग 2 देश आ जाएं, इतना छोटा सा इजराइल। और वो जो गाजा पट्टी है जो भूमध्य सागर की तरफ से लगती है, बहुत छोटा सा एरिया है, लगभग 365 किलोमीटर स्क्वायर का। मतलब हमारा जो जयपुर सिटी है, जयपुर शहर है, उस जयपुर शहर से भी 100 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया कम है, इतना छोटा सा है वो गाजा पट्टी। इजराइल ने बीच में परमिशन दी गाजा पट्टी के लोगों को कि आप हमारे यहां पर आ सकते हो, आप यहां पर रोजगार करो, पैसा कमाओ, इजराइल आपको बिजली भी देगा, आपके खाने की व्यवस्था भी करेगा। हालांकि यह अलग बात है कि अब इस समय युद्ध हो रहा है और युद्ध के दौर में इजराइल ने वो बिजली की आपूर्ति भी कट कर दी, कोई भोजन की सप्लाई भी नहीं हो रही है, और वहां की जो निर्दोष जनता है वो मारी जा रही है। अब हालांकि तराजू में तोलें इस बात को, भाई मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो गलत हो रहा है, लेकिन गलत तो ये भी है, इजराइल के लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा, काटा, उन छोटे छोटे बच्चों को, उनकी गर्दनों को उतार दिया गया, तो गलत तो वो भी था। वहां पर भी एक मानव मर रहा था और यहां पर भी एक मानव मर रहा है। खैर ज़्यादा सीख देने की बजाय मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूं। हमास के पिछले कुछ दिनों से, मतलब जब ये अटैक हुआ तो उससे पहले से हमास और इजराइल के रिलेशन अच्छे हो रहे थे। हमास ये दिखा रहा था कि हम आपसे अब दुश्मनी नहीं चाहते और इन रिलेशंस को बेटर करते हैं। इसीलिए उस गाजा पट्टी के जो लोग हैं उनको इजराइल ने परमिशन दी, आप आइए यहां पर रोजगार वगैरह करिए और वापस चले जाइए। इसका फायदा ये उठाया कि इजराइल में जब वो लोग आते तो वहां के एक एक हिस्से से वो वाकिफ होते, और दिमाग में ये प्लानिंग तो थी कि अब विश्वास एक बार जीत लिया है, अब विश्वास जीतने के बाद इन फ्यूचर जब कभी अटैक करेंगे तो पता है इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे किस पर अटैक करना है और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल का विश्वास और ज्यादा जीतने के लिए गाजा पट्टी में ही जो हमास के ही जो लोग थे उनके द्वारा ही इस हमास संगठन का विरोध करवाया गया, ताकि इजराइल को यह मैसेज जाए कि हमास जब इजराइल के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहा है तो हमारे ही ये लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि हमास और इजराइल के बीच में संबंध अच्छे हों, ताकि इजराइल को यह विश्वास हो जाए कि हमास अब सुधर रहा है और चीजें बहुत शांति से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन पर्दे के पीछे से हमास लगातार अपनी तैयारी करता रहा, और यह तैयारी जब कोरोना की स्थिति थी, पूरे विश्व में कोरोना महामारी थी, तब से हमास इस चीज पर लगा हुआ है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस हैं उनको ये लगा कि ठीक है चीजें अब शांति से चल रही हैं तो हो सकता है ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमास ने इजराइल पर जो ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए उसकी इजराइल की इस इंटेलिजेंस एजेंसी को जरा सी भी खबर नहीं लगी। मैं जब ये युद्ध के बारे में देख रहा हूं, आजकल तो मीडिया में दिन रात ये एक ही चीज चल रही है, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि कुछ इसी प्रकार की समानता तो पृथ्वीराज चौहान, भाई कई बार तो ये मानते हैं बहुत सारे व्यूअर्स या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं साहब पृथ्वीराज चौहान और
मोहम्मद गोरी के बीच में दो युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन ये जो दूसरा युद्ध है, ये पृथ्वीराज चौहान हार कैसे गए? इतिहासकार इसके बारे में लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक अयोग्य शासक थे, पृथ्वीराज चौहान की स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया नहीं थी, ये लिखते हैं। फिर और चीज़ें लिख देते हैं कि उन्होंने भारी हथियारों का यूज़ किया, मोहम्मद गोरी ने हल्के हथियारों का यूज़ किया, पृथ्वीराज चौहान ज़्यादातर हाथियों का उपयोग कर रहे थे युद्ध के मैदान में, मोहम्मद गोरी घोड़ों का उपयोग कर रहे थे। तो क्या तराइन के दूसरे युद्ध में ये सारी चीज़ें बदली थी क्या? कि तराइन का दूसरा युद्ध होने वाला है 1192 में, तराइन जो वर्तमान हरियाणा के करनाल में आता है, कि पृथ्वीराज चौहान को लगा कि नहीं, अब भारी हथियार, इस बार भारी हथियार लेंगे, पहले हल्के लेते थे, अब इस बार हम एक काम करते हैं, हाथियों पर लड़ेंगे, पहले हम घोड़ों पर लड़ते थे। क्या तराइन के दूसरे युद्ध में ही ये सारी स्ट्रेटेजी चेंज हुई, या इसी प्रकार से पहले से भी वही स्ट्रेटेजी थी जो तराइन के दूसरे युद्ध में अपनाई गई? एक इतिहासकार का एक कथन मैंने और पढ़ा, मिनहाज उस सिराज का। उसने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की हार का जो कारण है वो ये है व्यवस्थित वर्सेस अव्यवस्थित सेना। मतलब ये है कि मोहम्मद गोरी की सेना व्यवस्थित थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना अव्यवस्थित थी। तो तराइन के दूसरे युद्ध में वो अव्यवस्थित क्यों थी? कुछ जगह पढ़ते हैं तो ऐसा भी पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उस समय युद्ध के लिए वो तैयार ही नहीं थी, जबकि मोहम्मद गोरी की सेना युद्ध के लिए तैयार थी। क्या पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक ऐसी गलती कर सकता है? जबकि हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दूसरे युद्ध को छोड़कर और किसी भी युद्ध में मात नहीं खाई थी। भले ही आप 1182 का तुमुल का युद्ध ले लो, तुमुल मतलब होता भयंकर। चंदेल शासक थे परमार्दी देव चंदेल, 1182 का एक युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ था जिसको तुमुल युद्ध कहते हैं, तुमुल यानी भयंकर। उसमें परमार्दी देव चंदेल को पराजित किया था। उनके जो सेनानायक थे आला और उदल, वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे और पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया था और महोबा में पंजुन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ऐसे ही हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चालुक्य जो गुजरात के थे, भीम सेकंड, उनके बीच में भी युद्ध हुआ था 1184 से 87 के बीच में। 1184 में एक युद्ध हुआ था जिसको नागौर का युद्ध कहते हैं। कि कारण उसके पीछे बताया जाता है, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो है वो ये है कि दोनों के बीच में महत्वाकांक्षाओं का टकराव था अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। मैं कारणों की गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं केवल जिस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं उसी पॉइंट के आसपास आपको रखूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान और भीम सेकंड के मध्य में भी मामला पृथ्वीराज चौहान का हल्का नहीं था। 1187 में हालांकि जगदेव प्रतिहार जो थे भीम सेकंड के मंत्री, उन्होंने संधि करवा दी थी दोनों के बीच में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान पराजित नहीं हुए थे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने भंडाणकों का, जो भंडाणक एक जाति होती है, सतलज के आसपास का जो एरिया है पंजाब में, वहाँ पर ये लोग थे और बाद में हिसार और गुड़गांव की तरफ आ गए। इस क्षेत्र में रहते हुए फिर अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र में वो अटैक करते, लूटपाट करते। तो पृथ्वीराज चौहान ने बहुत अच्छे तरीके से इन भंडाणकों का दमन किया था। पृथ्वीराज चौहान के ही जो पूर्वज थे विग्रहराज चौहान फोर्थ, उन्होंने भी प्रयास किया था, वो भी बहुत जबरदस्त शक्तिशाली शासक थे, लेकिन विग्रहराज चौहान फोर्थ को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। जबकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, जिनकी मैं बात कर रहा हूं थर्ड है, उन्होंने भंडाणकों का भी दमन कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हुए तो वो एकदम से अयोग्य शासक कैसे हो गए भैया? जबकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले के जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें किसी में भी पृथ्वीराज चौहान की पराजय नहीं हुई। और फिर एक बात बार बार दिमाग में चोट करती है कि यह क्यों पढ़ने को मिलता है कि तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की सेना तैयार नहीं थी युद्ध के लिए, बिखरी हुई थी, उनको पता ही नहीं था अटैक हो सकता है, और मोहम्मद गोरी की सेना तैयार थी। दरअसल मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से दूसरा युद्ध करने से पहले संधि वार्ता चलाई कि युद्ध नहीं करते हैं, शांति लाते हैं, मैं आप पर अटैक नहीं करूंगा। तो एक तरफ तो मोहम्मद गोरी संधि की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को क्या लगा कि जब शांति होने वाली है, संधि की कोई बात कर रहा है, तो ऐसे में कोई युद्ध कैसे कर सकता है? क्योंकि यहां के जितने भी शासक थे वो जब संधि की बात करते थे तो संधि होती थी, युद्ध की बात करते थे तो युद्ध होता था।
जैसे महाभारत काल में हम ये देखते हैं कि नियम बने हुए होते थे, जो यहाँ के योद्धा थे उनके नैतिक जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, वो बहुत ऊंचे थे कि सूर्यास्त के बाद में आपको युद्ध नहीं करना है, तो नहीं करते थे। महाभारत के युद्ध में हम ये देखते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाता था, सूर्यास्त के बाद में जो दुश्मन होते थे वो भी एक दूसरे के कैंप में जाके बैठ जाया करते थे कि भैया अब सूर्यास्त हो गया, अब हम दुश्मन नहीं है, ये दुश्मनी युद्ध के मैदान में कल निकालेंगे सूर्योदय के बाद में। तो पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में रहा होगा कि जैसे ये हमारी जो वैल्यूज हैं उसी प्रकार की वैल्यू मोहम्मद गौरी की होंगी, तो जब वो शांति की बात कर रहा है तो इसका मतलब युद्ध नहीं करेगा। इसीलिए कई जगह पढ़ने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना तैयार नहीं थी और अचानक अटैक हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ज्यादातर तो ये कहते हैं कि 2 युद्ध हुए, युद्ध और भी बहुत सारे हुए। जो सोर्सेज कहते हैं उनके बारे में बताता हूं। पृथ्वीराज प्रबंध यह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 8 युद्ध हुए। किसने लिखा? जयानक ने। कौन जयानक? पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी थे जयानक। बहुत सारे उनके जो दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान के, जैसे विश्वरूप चंदबरदाई, जिनको पृथ्वी भट्ट चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसके अलावा आशाधर, विद्यापति गौड़, उन्हीं में से एक थे जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज प्रबंध को लिखा पुष्कर में, जो अभी वर्तमान में अजमेर में आता है। उसमें ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने 8 बार पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। आचार्य मेरुतुंग, जिन्होंने लिखा प्रबंध चिंतामणि, जिसमें लिखा पृथ्वीराज चौहान ने 23 बार पराजित किया था। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, जिसमें लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान ने 7 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज रासो, जिसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने 21 बार पराजित किया था। तो कोई 21 बार बता रहा है, कोई 7 बार बता रहा है, कोई 8 बार बता रहा है, कोई 23 बार बता रहा है। छोड़ देते हैं, इनका एक एवरेज निकाल लेते हैं, अपन तो 5 पकड़ लेते हैं। 5 युद्धों में भी अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर रहे हैं, तो फिर ये लास्ट में ही ऐसा क्या हो रहा है 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हो रहे हैं और उनकी सेना बिखरी हुई है, तैयार नहीं है, और अचानक से हमला हो गया। मेरे हिसाब से अगर इस चीजों को आप और ज्यादा छानेंगे ना बहुत अच्छे से, तो चीजें और निकल कर आएंगी। जैसे जालोर में हम ये देखते हैं कि कानड़देव चौहान पर जब अटैक किया था 1311 में, जालोर पर अटैक हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 तक शासक रहा था दिल्ली सल्तनत का, उसने जब वहां पर अटैक किया और किसी प्रकार से पार नहीं पड़ी, तो वहीं के एक व्यक्ति को अपनी ओर मिलाया, जालोर के दुर्ग का लालच देकर कि तेरे को जालोर का दुर्ग दे देंगे। उसने अंदर पहुंचने का वो मार्ग बताया जहां पर सेना कम थी। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर पर अटैक किया था, रणथंबोर के शासक हमीरदेव चौहान थे, 1301 में जब ये शाका हुआ था, तो हमीरदेव चौहान के ही रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिलाया कि तुमको मैं रणथंबोर का दुर्ग दे दूंगा। हालांकि दिया नहीं, बाद में उनको भी हाथियों के पैरों तले मरवा दिया था, कुचलवा दिया था। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि सिवाना, जहां 1308 का शाका हुआ था, वहां के शासक सातलदेव चौहान, जो कानड़देव चौहान के भतीजे थे, शुरुआती दौर में जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर सेना भेजी थी, खांदा दरा भोज और इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, मेरे को नाम नहीं आ रहा ध्यान उनका अभी, तो अभी ध्यान आएगा तब बताऊंगा। तो 1308 में जब पहले एक बार सेना भेजी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस सेना को सातलदेव ने पराजित किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी खुद आया और खुद आने के बाद वहां के एक व्यक्ति को अपनी ओर मिलाया और सिवाना के दुर्ग में जो एक कुंड बना हुआ है पानी पीने का, उसमें गाय का रक्त मिलवा दिया उस व्यक्ति के माध्यम से। इससे दुर्ग में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई और बाद में ये युद्ध करना पड़ा। वहां पर भी वही कॉमन हमको देखने को मिलता है। मतलब सारी जगह एक ही कॉमन रीजन हमको देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इजराइल ने ये वाला इतिहास अच्छे से छाना होता तो हमास पर वो ट्रस्ट करता, विश्वास करता क्या? और अगर हमास पर वो विश्वास नहीं करता कि हमास शांति की ओर बढ़ रहा है, तो इजराइल के लोगों की आज ये हालत नहीं होती, उनके बच्चों की, महिलाओं की। कैसे महिलाओं के साथ में एक वीडियो देखा था, मन खराब हो जाता है वीडियो देखकर, कि कैसे वो महिला के खून आ रहा है और उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों के गर्दनें उतार रहे हैं। खैर, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।